हाँ, फर्स्ट भी बताना है। तुम लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन? यस तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हीटिंग पावर है उसको फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, और इफ वी कीप द टेम्परेचर ऑफ द गैस एज कांस्टेंट। पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर बताएं आपको, है जी बच्चे? बोलो यार, सब क्वेश्चन रीड हो गया तो बताएं आगे। सभी लोगों ने यस पढ़ लिया? यस सर। तो इसमें मतलब हीट करते समय हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ये ऐसा कहा जा रहा है इसमें। तो इसमें चलिए एक मिनट, तो बड़ी दिक्कत होती है इसमें यार। हाँ। अभी सिंबॉलिकली कर लो इसको, v स्पीड से लेके चल रहे, गैस का प्रेशर हम यहाँ पर P नॉट मान लेते हैं, वॉल्यूम V नॉट मान लेते हैं, एंड इफ वी स्टार्ट टू मूव द पिस्टन, कांस्टेंट वेलोसिटी v1, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A। देखो, अगर यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस के तरीके से होना चाहिए, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो आना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। राइट यार, बोलो। यस सर। ठीक है, और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो आएगा तो जो हीट और वर्क डन का रिलेशन आएगा वो निकाल सकते हैं, दैट अमाउंट ऑफ हीट शुड बी इक्वल टू वर्क डन। और जो हीट हम ट्रांसफर करेंगे इसे हीटर के थ्रू ट्रांसफर करेंगे, तो अगर इसकी पावर को हम P मान लेते हैं, पावर इक्वल टू कैपिटल P, तो जो भी हीट आएगी इसी हीटर से आएगी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन कितना कर रहे हैं वो देखिए आप, पिस्टन को कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे लेके चल रहे हैं, तो इस प्रोसेस में क्या वर्क डन आएगा। अच्छा एक सेकंड जरा आप करो, मैं एक मिनट इसका बताओ ना कैसे निकालेंगे वर्क डन यार, कुछ आप लोग बता दो। सर डीवी हो जाएगा ADX, ADX, हाँ ठीक है, और प्रेशर को लिख देंगे सर NRT बाई AX। NRT बाय AX, हाँ ठीक है, फिर तो फिर इंटीग्रेट कर देंगे PdV को, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सर एक्स को VT रख देंगे। मतलब ये कह रहे हो कि हाँ ठीक है, कि अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा तो t टाइम के अंदर ये v टू t का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, जिसकी वजह से जो नया वॉल्यूम आएगा इसका, न्यू वॉल्यूम विल बी द प्रीवियस वॉल्यूम v नॉट प्लस द इंक्रीज्ड वॉल्यूम वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया विद न्यू वॉल्यूम। इससे हम नया प्रेशर भी निकाल सकते हैं इसका, कि जो नया प्रेशर होगा, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो P नॉट इंटू V नॉट डिवाइडेड बाय दिस न्यू वॉल्यूम, इसका नया प्रेशर निकाल सकते हैं। जब नया प्रेशर निकाल लेंगे तो फिर हम प्रेशर इनटू एरिया से फोर्स निकाल करके और फोर्स डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन भी निकाल सकते हैं कि क्या वर्क डन किया होगा इसमें, और जो वर्क डन किया होगा उसी से हीट भी निकाल जाएगी। बोलो बच्चा, ठीक है? यस सर। है ना, क्योंकि हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम पावर P मान लेते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पर पावर P है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम की पावर P और बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल, तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगा उसको लिख सकते हो पावर इनटू अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, सपोज dt। पावर, ये P से कंफ्यूज ना करना, पावर है ये, पावर इनटू dt, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन अ वेरी स्मॉल टाइम शुड बी द वर्क डन इन दैट स्मॉल टाइम। और स्मॉल टाइम का वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स निकालने के लिए प्रेशर में एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, P नॉट V नॉट इनटू एरिया, ये आ गया आपका वो चीज,
force or displacement in a very small time will be velocity into dt. now dt कैंसिल करके पावर आ जाएगी डायरेक्टली। आया समझ में ये चीज? Yes. ठीक, इसमें हम कोशिश ये करेंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस ना करें, बिकॉज न्यूमेरिकल डेटा थोड़ा अजीब सा है, बट सर क्वेश्चन इसका अच्छे तरीके। आंसर सर पता चलेगा? आंसर बच्चा देखो, एक मिनट बताते हैं। इसका आंसर जो है शायद ये आ रहा कुछ 100/1 + 10⁻³ into t करके कुछ आ रहा है। यस Yes. सर। Yes, sir. ये तो पावर आएगा। हाँ पावर dt पावर का आंसर बोल रहा फिर हूँ, इसको पावर टाइम इतना नहीं, तो ये तो निकाल लेना, पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ही तो पूछा उन्होंने। यही आंसर है। हाँ हाँ ओके, नाउ यार थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सर इन्होंने हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पूछा है, लेकिन वो तो बिना ही टेम्परेचर के आ रही है। तो कांस्टेंट आएगा। अरे मतलब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बट आप लिख देना कि टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की पावर 0 पे डिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो गया। ओके ये तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा ना ये। यस सर। ठीक है, थर्ड थोड़ा सा हेल्प करना है यार, क्योंकि मेरे को मोबाइल पे रीड करने में बड़ी दिक्कत होती है, सिर्फ आज प्रिंट आउट भी नहीं है। ऑपरेटर्स हमारे छुट्टी पे चले गए। कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 44.4 लीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हम इसको V0 मान लेते हैं, यानी कि 2 V0 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, और ईच हाफ ऑफ सिलेंडर कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ द हीलियम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर T0 4 ग्राम हीलियम मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन इन द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड द पिस्टन आर परफेक्टली इंसुलेटर्स। ठीक है, ये भी इंसुलेटिंग है, साइड में ये सारे इंसुलेटर्स हैं। 220 वोल्ट का हीटर लगा रखा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस दे रखी है इसकी कैपिटल आर। कितनी देर के लिए हीटर को ऑन करे तो कि अपर पार्ट का टेम्परेचर जो है वो 0 से इंक्रीज करके 136.5 हो जाए, और स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द हीलियम CPCV दे रखी है। मतलब इसका फाइनल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ये फाइनल टेम्परेचर इन द अपर पार्ट दिया हुआ है, और टाइम ड्यूरेशन पूछे जब ये हीटर ऑन करना है। ये क्वेश्चन है यार, बोलो। यस सर। यस ठीक है, और ये जो CPCV दिया है ये स्पेसिफिक हीट है, ये मोलर हीट कैपेसिटीज नहीं है नीचे कैसे। स्पेसिफिक हीट और अब मोलर हीट में डिफरेंस है। एक्चुअली मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो आप कहते हो इट इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन पर यूनिट मोल्स एंड पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है स्मॉल सी जिसको डिनोट करते हैं, अगर हम स्पेसिफिक वाले की बात करें तो ये हम कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट गिवन पर यूनिट मास एंड पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये 1 मोल के लिए डिफाइन है, ये 1 किलोग्राम के लिए डिफाइन है, और ये यूनिट से भी समझ में आ जाएगा। यूनिट्स भी अगर आप ध्यान लिखोगे तो वो पर किलोग्राम लिखा हुआ है। तो लेकिन इससे मोलर हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, वैसे क्या करना चाहिए बताओ? बिकॉज मास जो है, मास को हम निकाल सकते हैं ना, ये नंबर ऑफ मोल है तो नंबर ऑफ मोल को आप मास अपॉन मोलर मास कर लीजिए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी कि जो मोलर हीट कैपेसिटी है दैट इज द मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? जो क्वेश्चन में CPCV दिए हैं उनमें हमको हीलियम के मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के आपके CP और CV जो हैं वो आएंगे, जिनका हम यूज करेंगे यहाँ पर। अब मान लेते हैं हीटर को T टाइम के लिए ऑन किया या T सेकंड्स के लिए, तो उससे ये निकाल सकते हो कितना हीट हमने लोअर पार्ट को दिया होगा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इन दिस लोअर पार्ट, V² अपॉन R पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम।
तो अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द लोअर पार्ट, बट क्योंकि ये इंसुलेटिंग पिस्टन है तो ये हीट अपर पार्ट में तो जाएगी नहीं। तो अपर पार्ट में प्रोसेस कौन सा लिखोगे आप? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। अपर पार्ट में कहीं से हीट नहीं जा सकती, इधर से हीट नहीं जा सकती, साइड में ये सारे इंसुलेटर्स हैं, तो कहीं से भी ऊपर हीट नहीं मिल रही है, यानी यहाँ पर जिस भी तरीके का प्रोसेस है वो एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ। फाइनल टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशंस आते हैं हमारे पास। क्या होते हैं वो रिलेशंस यार एडियाबैटिक प्रोसेस के? टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशंस, है ना? टीवी की पावर गामा -1। तो वो निकाल, हाँ तो वो निकाल लीजिए यहाँ से। इस अपर प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर दिया है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, तो हम इसका फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग T V to the power gamma -1 एज कांस्टेंट। अब गामा निकालने के लिए आपको Cp/Cv चाहिए, तो गामा भी निकल जाएगा Cp/Cv करके। तो आप सिर्फ स्टेप बताना, कैलकुलेशंस नहीं करेंगे आप, ये स्टेप बताओ मुझे कि क्या यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है अपर पार्ट का? यस सर। निकाल सकते हैं, राइट। तो अपर पार्ट का फाइनल प्रेशर भी कैलकुलेट हो सकता है एडियाबैटिक प्रोसेस से। यस। ठीक है, यानी कि मुझे अपर पार्ट का फाइनल वॉल्यूम और अपर पार्ट का फाइनल प्रेशर, ये सारी चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं ना। लोअर पार्ट में बात करिए कि लोअर पार्ट में अपर पार्ट का जब फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे तो लोअर पार्ट की भी फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना लोअर पार्ट की फाइनल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम 2V0 है, तो अपर पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा तो लोअर पार्ट का फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसो फाइनली लोअर पार्ट की जो वॉल्यूम होगी VF डैश, वो टोटल वॉल्यूम में से फाइनल वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। राइट। नीचे पार्ट का फाइनल प्रेशर भी आ जाएगा, सेम होगा। सेम ही रहेगा। नीचे, हाँ वही फाइनल वॉल्यूम जब आ जाएगा तो नीचे वाले पार्ट वो कैसे निकालेंगे? नीचे वाले पार्ट की फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे? सर ऊपर वाले का सेम ही हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर इक्विलिब्रियम करके ये दोनों आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पिस्टन का मास वास है या नहीं, पर एक बार देख लेते हैं। मास तो दिया नहीं इसमें कहीं पर यार, नहीं दिया। चलो खैर ये तो हो जाएगा आपका। बस इसके आगे का जो मेन कंसेप्ट है वो बताओ ना, क्या करेंगे फाइनली मेन कंसेप्ट? सर फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा नीचे वाले का, सर उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालेंगे और फिर सर वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस का निकालेंगे, ऊपर वाले का वही सेम होगा नीचे वाले का, बस साइन में डिफरेंस। हाँ ये नेगेटिव नीचे वाले का। ये हाँ ये पॉइंट है कि जब आप किसी क्लोज्ड कंटेनर में इंटरनल पार्टीशंस मूव करते हैं हमारे, मतलब ये एक ओवरऑल क्लोज्ड कंटेनर है और हम इसको अपर और लोअर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इंडिविजुअल पार्ट्स के वॉल्यूम को तो बदल रहे हैं, एक पार्ट का वॉल्यूम कम कर रहे हैं, एक पार्ट का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, बट ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट कंटेनर वो कांस्टेंट है। तो इसका जो की कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि टोटल वर्क डन इन द अपर प्रोसेस एंड टोटल वर्क डन इन द लोअर प्रोसेस, उनका समेशन 0 आना चाहिए। मतलब कि जो अमाउंट ऑफ हीट हमने ट्रांसफर किया है विच इज Q, जो कि V²/R × T है, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सोचते हैं इसको। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो हीट हमने इस लोअर पार्ट में ट्रांसफर की वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स change in internal energy of the lower part plus work done in the lower part plus some change of internal energy in the upper part and plus some change of work done in the upper part। बट इनमें जो की कंसेप्ट है, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं कि जो वर्क डन इन दिस लोअर पार्ट है प्लस वर्क डन इन दिस अपर पार्ट, इनका जो समेशन है ये टर्म आपको 0 रखना होगा। और इसके पीछे भी लॉजिक होता है ना, ये वर्क डन 0 क्यों लिखते हो? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो पिस्टन है क्वासी स्टैटिकली मूव कर रहे हैं और क्वासी स्टैटिकली मूव करेगा तो जितना फोर्स अपर वाले साइड से लगेगा उतना ही फोर्स लोअर वाली साइड से लगेगा, यानी कि पिस्टन के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है। तो दोनों साइड की फोर्सेस के वर्क को जब ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी हमारी। और इसीलिए जो अमाउंट ऑफ हीट आएगा वो चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी इन द लोअर पार्ट प्लस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन द अपर पार्ट। ये कैसे निकालेंगे अब?
चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है स्ट्रेट फॉर्म में, एन आर चेंज ऑफ टेम्परेचर अपॉन गामा माइनस 1। क्या अब इसके बाद कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं? बोलो भाई। सर नीचे Yes, वाले sir. पार्ट में टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे? नीचे वाले पार्ट में ऐसा निकालेंगे, नीचे वाले का फाइनल वॉल्यूम आ गया, यस सर। नीचे वाले पार्ट का फाइनल प्रेशर ऊपर वाले पार्ट के फाइनल प्रेशर के बराबर है। फिर वो लगाओ ना, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। नीचे वाले पार्ट का इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल सब पता है। फाइनल वॉल्यूम आ गया, फाइनल प्रेशर ऊपर वाले के प्रेशर के बराबर कर देते हैं, यानी कि नीचे वाले की फाइनल प्रेशर पता चल जाएगी। यस। तो अब इसका टेम्परेचर नीचे वाले पार्ट का निकालने के लिए मोल्स कंजर्व करा दो ना, यस सर। मतलब P0 V0 अपॉन T0 इक्वल्स टू P फाइनल V फाइनल अपॉन T फाइनल। निकाल सकते हैं इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। सर हम लोग इसे ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ नीचे वाला चेंबर लेके नीचे वाले का डेल्टा यू निकाल ले और वर्क डन निकाल ले, मतलब डेल्टा यू ऊपर ना निकाले। तो वो तो बात वही हो गई ना यार, एक्चुअली नीचे वाले का जो वर्क डन है वो तो ऊपर वाले के ही वर्क का अपोजिट करो ना। यस सर, मतलब वैसे किया था। ये वही बात हुई, यस सर। ये बेसिकली वही चीज होगी, सेम ही चीज जो आप बोल रहे हो वही चीज दूसरे वे में करी जा रही है, वो लॉजिक भी ठीक है। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलें। Yes. अगला कौन सा है बोलो? यस सर। कौन सा? 9th। 9। एक मिनट यार, इसमें क्या लिखा है? द cylindrical vessel shown in the figure, two pistons. Piston on the left attaches spring attached to the wall. The wall has a hole in it. अच्छा, यहाँ होल भी है। No volume of the air between the pistons. अच्छा, यहाँ पर जो दोनों पिस्टन्स हैं, पिस्टन 1 एंड पिस्टन 2, इनके बीच में वॉल्यूम दे रखा है आपको V0। एयर का वॉल्यूम गिवन है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, और इनके बीच में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, आप नोट कर लेना, जो V0 लिखा है वो 2000 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो PATM है वो 10⁵ है। पिस्टन ऑन द राइट इज स्लोली प्रेस्ड इनवर्ड, मेंटेनिंग, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर अंटिल इट्स inner surface is at the position where the inner surface of the piston on the left was initially। क्या कहना चाह रहे हैं जानते हैं? देखो पहले सबसे नीचे की जो लाइन है, सबसे क्वेश्चन में जो नीचे डायग्राम पे जस्ट ऊपर एक लाइन लिखी है ना, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, मतलब कि हमें एरिया मेंशन है, और साथ में एक लाइन और दी हुई है कि जो 10 न्यूटन की फोर्स है वो स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर से कंप्रेस करती है। इससे हम शायद स्प्रिंग का कांस्टेंट निकाल सकते हैं। 10 न्यूटन की फोर्स स्प्रिंग को अगर 1 सेंटीमीटर कंप्रेस कर रही है, तो ये लाइन जो लिखी गई है वो स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए लिखी गई। यहाँ तक बातें समझ में आई तो? यस सर। Yes. ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जब पिस्टन को, राइट वाले पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, और तब तक कंप्रेस करना है जब तक ये राइट वाला पिस्टन वहां पर नहीं पहुंच जाए जहां पर पहले लेफ्ट वाला पिस्टन है। राइट पिस्टन कंप्रेस करना है तब तक जब तक कि ये लेफ्ट वाले पिस्टन की प्लेस पर ना आ जाए। तो यानी फाइनल मोमेंट पर डायग्राम्स कुछ ऐसे हो जाएंगी, जहां पर लेफ्ट पिस्टन है वहां पर अब आपका पिस्टन नंबर 2 आ रहा है,
एक बार करेक्ट करना अगर क्वेश्चन पढ़ने में मुझसे कोई गलती हुई है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन को सही से रीड किया जाए। ठीक है, और पिस्टन 1 ऑब्वियसली कुछ इधर हो जाएगा फिर, एंड नेचुरली स्प्रिंग अब पहले से कुछ कंप्रेशन के फॉर्म में होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी इसमें। ठीक है भाई, बोलो एक बार करेक्ट करके बताना मुझे, मेरे हिसाब से यही चीज हो रही है। यस सर। क्या करना चाहिए इसमें, अभी कंडीशंस क्या लगानी चाहिए इनको? सर जो पिस्टन 1 है उसके लेफ्ट साइड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा क्या, क्योंकि होल है वहां पर? बिल्कुल, यही की पॉइंट है। एक्चुअली ये जो होल दे रखा है इसका पर्पस क्या है, यहाँ इधर जो होल है इससे क्या होगा, इसका मतलब ये वाला फ्री स्पेस हुआ ना, मतलब यहाँ पर जो स्पेस है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में चलेगी बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल होल, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता रहेगा। सही पॉइंट है, लेकिन स्प्रिंग कुछ कंप्रेस है, अभी पता नहीं कितनी कंप्रेस है बट कंप्रेस है। तो अगर ये एक्स कंप्रेस है, जो भी एक्स मान लेते हैं, अब वो देखना पड़ेगा कि क्या हम इस कंप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। जो भी है, मान लो एक्स कंप्रेस है तो स्प्रिंग का भी फोर्स आएगा कि एक्स का, प्लस एटमॉस्फेयर भी यहाँ पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी इस पिस्टन पे। अब क्योंकि हम लोग सब कुछ क्वासी स्टैटिक मोड में मान रहे हो, लिखा भी है कि स्लोली कब चल रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स और एटमॉस्फेयर के फोर्स की वजह से लगने वाला फोर्स यानी पी एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय एरिया अंदर वाली प्रेशर पी के फोर्स को बैलेंस करेगी। यानी कि इक्विलिब्रियम दिखा करके आप ये निकाल सकते हो कि यहाँ पर प्रेशर की क्या वैल्यू बन रही होगी, और वो वैल्यू बन जाएगी P इक्वल्स टू, अगर हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे तो P ATM प्लस KX डिवाइडेड बाई E। एक एक स्टेप बताना अगर कोई डाउट हो, क्योंकि वापस नहीं आ पाएंगे, रिवर्स नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, यस और ये पिस्टन अगर यहाँ जा रहा है ना, ये वाला पिस्टन अगर यहाँ गया है तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस मूव किया है इस पिस्टन को हम लोगों ने, राइट वाली पिस्टन को कितना मूव किया होगा ये भी तो निकाल सकते हैं ना। V0 by A। हाँ, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट सॉल्व की जा सकती है, ये डिस्प्लेसमेंट डी अगर मान लेते हैं तो V0 डिवाइडेड बाई ए का डिस्प्लेसमेंट हमने इधर से किया। ना यहाँ पर प्रेशर निकाल चुके हैं इस पॉइंट पर, और पिस्टन्स के बारे में कुछ मेंशन है कि ये इंसुलेटर्स हैं या क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट कहीं लिखा होगा ना, हाँ कुछ लाइन, हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है ये लिखा हुआ है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर आइसोथर्मली सब कुछ हो रहा है, तो P1 V1 शुड बी P2 V2। नोटिस करो एक चीज, प्रेशर हम निकाल चुके, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम होगा फाइनली। सर AX कैसे कह रहे हैं आप? सर स्प्रिंग एक्स कंप्रेस हो गई और पिस्टन 2 सर पिस्टन 1 की हाँ, इनिशियल पोजीशन पे, तो हाँ, ओके राइट, कि पिस्टन 2 इस प्लेस पर और पिस्टन 1 एक्स अंदर गया, पिस्टन 2 यहाँ पर और पिस्टन 1 एक्स अंदर गया, तो ये वॉल्यूम वैसे भी A इंटू एक्स है। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि P1 V1 मतलब P2 V2 इक्वल टू P, मतलब ये चीज, मतलब एक्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ये वाला प्रेशर जो कि हमने इक्विलिब्रियम से निकाला है, यानी कि P ATM प्लस KX अपॉन A इंटू वॉल्यूम इज AX इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। बेसिकली इस पूरे में एक सिर्फ एक अननोन है, एक मिनट सॉरी, इस पूरे में एक ही अननोन बचेगा आपका, वो एक्स, बिकॉज सारी चीजें दी है क्वेश्चन में, तो यानी यहाँ से एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन छोड़ दो आपकी क्या आएगा आंसर, स्टेप्स पर जैसे फोकस करिए कि निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे एक्स की वैल्यू। हो जाएगा? यस सर। यस सर। बस, और यही पूछा ही है, हालांकि आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है एक्स का आ रहा है वो आ रहा है अराउंड
0.17 मीटर्स, यानी कि 17 सेंटीमीटर के नियर अबाउट आंसर आ रहा है इससे। और बताइए कौन सा डाउट है? 11 वो 10th वाले का आंसर अगर वो बता दीजिए। 10th वाला हम लोगों ने कल क्लास में डिस्कस किया है, वैसे यही सेम क्वेश्चन क्यों किया था, नहीं किया था यार हमने? यस सर किया। ये सर कल किया। इसके ऊपर पूरा Yes. पूरा क्लास हुआ था हम लोग का, एक EMI का ना, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का प्रोसेस पूरा बता दिया था। ये सर हो गया, बस आंसर पूछ रहे। अच्छा, आंसर अब एक काम करिए ना, हम लिख करके भी भेज देंगे आपको फिर से, यस सर। है ना? सिर्फ वो बताओ जिन क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे हो, मतलब जैसे और एक मिनट, 10th कोई बोल रहा था अभी, नहीं क्या बोल, 10th हो गया, कोई 11th बोल रहे? 11th, copper ring of radius r in cross sectional area is in the homogeneous magnetic field whose induction is perpendicular to the plane and changes uniformly. Okay, t equal to 0 the induction is b naught and इतने टाइम के बाद वो इतना हो गया. Angular velocity at which ring should be rotated uniformly in order not to have a tensile stress at time t1 बराबर इतना. ओके, देखो क्या कह रहे हैं. रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ, रेजिस्टेंस नहीं है। एक मिनट आ रहा. ओहो, जानते हो इसमें एक्चुअल में कॉपर का रिंग है, तो इसमें एक्चुअली बुक का क्वेश्चन है, तो बुक के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जो रेजिस्टिविटी का टेबल होता है, वो रेजिस्टिविटी की टेबल बुक के बैक साइड पर बनी होती है. जैसे अगर आप एरोडो में लगाओगे तो सारा डेटा जो है वो बुक के पीछे लिखा होता है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉपर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में दी जाएगी, ये आप ऐड कर लो इसके अंदर. रेजिस्टिविटी दी जाएगी, रेजिस्टेंस नहीं. रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं यहाँ पर. देखो क्या करोगे यार इसमें, वैसे तो ये बताओ ना. मैंने कॉन्सेप्ट ये लगाया था कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा उसको मैग्नेटिक फोर्स के इक्वेट कर देंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी। हाँ, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आने के लिए मतलब अगर इस सही है कि अगर इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं मान लीजिए क्वेश्चन में, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर अगर हम इस रिंग में एक नेग्लिजिबल सेगमेंट मान लेते हैं, स्मॉल सेगमेंट, जो मैकेनिक्स में वैसे भी यही तरीका लगाते हो, छोटा सा एक सेगमेंट यहाँ चूज किया, और सपोज मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मान लेते हैं. लेट्स से कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है, और वो फंक्शन क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है उससे निकल जाएगा. निकल पाएगा? नहीं बोलो, जितनी जो लाइन लिखी है क्वेश्चन में निकल आएगा. 10 मतलब हाँ, तो इसके वजह से यहाँ पर एक करंट इंड्यूस भी होना है. फिलहाल आप बताओ, अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इस रिंग में करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस कर जाएगी? अगर इनवर्ड है और जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग, तो इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो गया, और वो इंड्यूस करंट निकाल सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ. इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा एरिया, अगर ये आर रेडियस है इसकी, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डीवी अपॉन डीटी, ये हो गया ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रिंग. इस रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेंशन, इस रिंग का ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, तो रेजिस्टिविटी इनटू द लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. लेंथ इसके सरकमफ्रेंस लेंगे अब 2 पाई आर, बिकॉज करंट इसके सरकमफ्रेंस के अलोंग चलेगा, तो टोटल लेंथ फॉलोड बाय द करंट इज 2 पाई आर. अब इस इंड्यूस करंट में और जो मैग्नेटिक फील्ड है इनके बीच में फोर्स आएगी F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी वाला कंसेप्ट. आई एल क्रॉस बी, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर. किधर आएगा फोर्स ये भी देख सकते हो.
अगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, करंट की ये डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आई एल क्रॉस बी वाले फॉर्मूले से देखें टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, तो आई लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, अगर ये यहाँ पर डेल्टा थीटा का एंगल बन रहा हो और दूसरे साइड में डेल्टा थीटा बन रहा हो, तो लेंथ ऑफ दिस पोर्शन विल बी 2r डेल्टा थीटा इनटू दिस मैग्नेटिक फील्ड बी। और टेंसाइल स्ट्रेस ना आने का मतलब यहाँ पर टेंशन फोर्स 0 लगी। तो अगर रिंग में टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, यही फोर्स इसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती। तो इक्वेशन आप ये बनाओगे आई इंटू 2r डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है, ये आपको इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड रखनी पड़ेगी। क्या फंक्शन बन रहा था उसका, मैग्नेटिक फील्ड का जो फंक्शन बन रहा था 10t 10t 10 इंटू टी, तो यहाँ 10 इंटू टी रखेंगे इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड। सो आई एल बी एंड इसको पुट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स मास। अब मास के लिए भी क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी रो चाहिए। ए डेल्टा, मतलब सर वो मास के लिए मास की भी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कॉपर into the volume which is cross sectional area into the length 2 pi r into omega square m omega square into r। लेकिन लेंथ 2 pi r थोड़ी नहीं लेंगे, लेंथ 2 pi r पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ इतने से पोर्शन की लेंथ चाहिए। तो 2r डेल्टा थीटा, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? यस सर, यस है आसान क्वेश्चन, मतलब वैसे मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, और जेई का लेवल परफेक्टली यही लेवल होता है लगभग। ईएमआई लगा दिया, इंड्यूस करंट, डेंसिटी, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवा लिया, वॉल्यूम कैलकुलेट करा लिया, मैकेनिक्स भी लगा लिया, इसके अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट मिला करके बन जाता है क्वेश्चन। और कौन सा डाउट है? मेरे ख्याल से हम लोगों ने 13th वाला कल डिस्कस किया था, 14th भी कल डिस्कस हुआ है, 15th हो गया है कि डिस्कस की, मतलब क्या करना है इसमें? इसमें ये समझ नहीं आती क्या लिखा कि हाउ शुड द वैल्यू ऑफ इन आर बी चोजन इफ थ्रू द फाइबर द होल हाफ स्पेस बिलो द एंड ऑफ द फाइबर इज टू बी विजिबल। मतलब ये क्वेश्चन लास्ट का समझ नहीं आ रहा था इसमें। अच्छा एक मिनट, एक 15 कह रहे हो ना, 15th वाला यार। यस सर। Optical model of endoscope is optical fiber of refractive index N1 which is covered by a cladding of refractive index N2। क्लैडिंग इसके साइड का मटेरियल होता है, क्लैडिंग मतलब फाइबर के बगल में जो उसके ऊपर कोटिंग होती है, तो इस तरफ N2 वाला मटेरियल है। And the end of the fiber is flat and it is in contact with the surrounding material of refractive index N3। तो end of fiber ये है जिसके नीचे का मटेरियल N3 है। तो लेफ्ट राइट N2, सेंटर पर N1 एंड नीचे N3। How should the value of NR, NR नहीं होगा वो, एक मिनट, एक मिनट, कोई NR नहीं होगा वो, कुछ और चेक करने का क्वेश्चन देखो बता। हाउ शुड द वैल्यू ऑफ N1 है वो, N1। और क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, क्वेश्चन का ए पार्ट, उसमें N2 और N3 की वैल्यू 1 है, वो दोनों N2 लिखे हुए हैं। क्वेश्चन के ए पार्ट में N2 = N3 = 1 है,
और बी वाले पार्ट में n2 इक्वल टू 1 और n3 इक्वल टू 4/3। करेक्शन कर लो पहले यार जल्दी से। ठीक है भाई, यस सर। yes, अब सुनो क्या करना है इसमें, एक मिनट। हाँ, अब कह रहा है कि ये जो नीचे का स्पेस है ना, मतलब इसके नीचे वाला स्पेस, ये स्पेस विजिबल। एक्चुअली एंडोस्कोप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब भाई जैसे टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप दूर को देखने के लिए करो, एंडोस्कोप मतलब एंड की चीज देख रही है, मतलब तो हमें ये नीचे यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स है इनकी विजिबिलिटी चाहिए। तो कैसे होगी विजिबिलिटी? यहाँ की जितनी भी रेज है, यहाँ से जो भी रेज है वो बता रहे हैं। देखिए क्रिटिकल केस क्या लेंगे इसमें, ये बताओ। क्रिटिकल केस अगर हम बात करें, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स है ये हमको दूसरे साइड पर विजिबल चाहिए। मतलब यहाँ पर सपोज यहाँ हमारी आईज है और यहाँ पर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये वाले ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल चाहिए। ये कैसे होगा? यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो रेज है वो रेज फाइबर के अंदर जाए और फाइबर के अंदर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते वक्त यहाँ पर आ जाए। ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक रूल यही है। क्रिटिकल केस में कौन सा रे डायग्राम फॉलो करेंगे? अलोंग द साइड्स चला जाए। मतलब कि कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम बात करें कि एंडोस्कोप में नीचे वाले पे 90 क्रिटिकल केस 90, मोस्ट क्रिटिकल केस इज 90 डिग्री एंगल। जो 90 डिग्री, अब बता, ये भी बता रहा हूं आपको, ये प्रिज्म वाले लेक्चर में बता चुके हैं वैसे तो, कि जो 90 डिग्री के एंगल पर रे आएगी वो अंदर वाले मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है एट क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन का जो पहला वाला पार्ट है उसमें आप देखो n2 और n3 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चले अगर तो n2 भी 1 दे रखा है और n3 भी 1 दे रखा है, यानी कि ये रेयरर से डेंसर मीडियम जा रहे हो आप। तो रेयरर मीडियम में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है तो डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल हुआ। और उसके बाद इस साइड वाली वॉल पर जो जाएंगे तो यहाँ पर भी हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए। ये थीटा सी एंगल बनेगा तो एडजेसेंट एंगल यहाँ पर 90 माइनस थीटा सी, और ये 90 माइनस थीटा सी एंगल इस इंटरफेस के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो हमारी कंडीशन ये लगा देंगे 90 माइनस थीटा सी एट दिस पॉइंट शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द n1 n2 मीडियम। हो जाएगा ये Yes, sir. राइट? दोनों तरफ साइन यूज कर लो, साइन ऑफ दिस और साइन ऑफ दिस। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सी बिकम cos थीटा सी should be more than sine of critical angle for these pair of mediums। वो हो जाएगा sine of the critical angle for these two, वो हो जाएगा हमारे लिए n2 divided by n1। ये तो निकाल सकते हैं ना फॉर्मूले से। Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. और cos of थीटा सी, यहाँ जो थीटा सी लिख रहे हैं वो लोअर इस इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल है और ये इंटरफेस है n1 n3 का। तो cos of थीटा सी को लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस sin square थीटा सी, एंड sin square थीटा सी at this point can be written as n3 upon n1 का स्क्वायर। ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, यानी मेरे हिसाब से आ जाएगा कि n1 शुड बी मोर देन रूट ऑफ n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। वह चेक करो शायद ये बन रहा है, इसको सॉल्व करके n1 माइनस n1 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. बस अब अपना आंसर पहले पार्ट में 1 और 1, दूसरे पार्ट में जो वैल्यू है वो रख दीजिए। तो n1 उससे ज्यादा होना चाहिए। अब ये क्रिटिकल केस क्यों है? 90 डिग्री वाले ही क्रिटिकल केस क्यों है? 90 से कम पर भी तो ले सकते थे, तो वो देखो।
अगर 90 डिग्री पर आने वाली रे का यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लो 90 डिग्री पे जो रे आई है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा है। तो कोई भी रे जो 90 डिग्री से कम के एंगल पर जाएगी, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 90 होगा, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो लेस देन थीटा सी होगा। लेस एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस रिफ्रैक्शन, यानी अब आप थीटा सी से कम एंगल पर जाओगे, तो दूसरे सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, नेचुरली यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो पहले वाली रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपेयर में बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जो रे 90 डिग्री पे आई है उसका 90 डिग्री पे जो रे आ रही है उसका इस सेकंड सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और 90 से कम वाले का सेकंड सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कंपेयर करें तो लेस देन 90 पे जो रे आई है वो ज्यादा बड़े एंगल पर स्ट्राइक हो रही है, यहाँ पर जो 90 पे आ रही है वो कम एंगल पर स्ट्राइक हो रही है। अगर कम एंगल पर स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट करेंगे तो नेचुरल सी बात है ज्यादा एंगल पर स्ट्राइक करने के बाद भी रिफ्लेक्ट ही करेंगे। आ रहा लॉजिक Yes, नहीं? यस तो यही प्रिंसिपल है कि इसीलिए 90 डिग्री वाले को क्रिटिकल एंगल माना जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स में, कि अगर 90 डिग्री वाली रे अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है तो बाकी सभी रेज अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी। और कौन सा है? सर 16 बता दीजिए। 16 बता दीजिए सर। एक मिनट, थर्मो वाले समझ में आ रहे लॉजिक के नहीं है? ये बताओ फिर आप। यस सर यस थर्मो और थोड़ा सा ऑप्टिक्स इंप्रूव हो जाएगा इधर से। तो इसमें कह रहे हैं कि कन्वर्जिंग लेंस ऑप्टिकल पावर दे रखी है, मतलब कि फोकल लेंथ दे रखी है f1। दूसरे हैंड पर डाइवर्जिंग लेंस ऑफ ऑप्टिकल पावर -2, यानी कि इधर भी फोकल लेंथ दे रखी है। तो सेम ही फोकल लेंथ हुए, एक प्लस एफ है एक माइनस एफ है, सेम पावर के। और प्लेन मिरर इज प्लेस्ड बिहाइंड द डाइवर्जिंग लेंस एट डिस्टेंस, कुछ यहाँ पर। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस के आगे हमने मान लो कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अच्छा, दोनों लेंसेज के बीच में भी तो डिस्टेंस दिया होगा ना? दे रखते हैं। भाई इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तुमसे, मतलब अल्टीमेटली सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये कह रहे हैं कि जहां ऑब्जेक्ट रखा है यहीं पर इमेज बननी है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करानी है। यही है कि नहीं? डाउट बोलो, क्वेश्चन में लैंग्वेज पढ़ो जरा, यही यही पूछा है। सर बी इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ये होगा कि कॉन्साइड कर जाए। बी इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब यही हुआ कि जहां पर तुमने ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर उसकी इमेज बन रही है, समझे? यस कैसे हो सकता है ये चीज? सर मिरर से वही रे रिफ्लेक्ट हो जाए जो आई थी। हाँ, इसके तो सीधे से हाँ, कई बार इसके क्वेश्चन, मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट छोड़ दो भी, आप सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट लो, मतलब मेरे को सीधा सीधा ये चाहिए कि मिरर कितना पीछे हो ताकि ओ पर ही इमेज बने। तो ऐसे में परपेंडिकुलर आनी चाहिए मिरर। एक मिनट, शायद वीडियो प्लीज किया। हाँ, तो लेंस पर रे जाए। हाँ सेकंड लेंस से पैरेलल रेज निकले। हाँ, मतलब सिंपल है कि जो मिरर है उस रे को सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट कर दे।
ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड करने की सबसे आसान सी कंडीशन, मिरर पर जो रे हो वो नॉर्मली स्ट्राइक करनी चाहिए। तो ऐसा कब होगा? पहले लेंस पर मान लो रे गई, अब इसकी फोकल लेंथ पहले तो निकालो कितनी है, 2 डायोप्टर था ये, तो मेरे ख्याल से तो फोकल 50 आएगी, 50 से 50, तो 100 सेंटीमीटर दूर बन जाएगी दूसरे साइड इमेज। और ये भी शायद 50 है ना, यस यस यानी कि ये फोकस पे ही रखा है इसके। यस सर। एक बार वैल्यू चेक करने दो मेरे को, दोनों ही तो सही 50 है 50 है। तुमने सॉल्व किया था इसको? ये सर एक उससे मिनट से, मतलब फैमिली लेस आ रहा था, मतलब सेकंड हाँ वन ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये वाली रे बिल्कुल इसके सेंटर से जाएगी ऐसे, नहीं सॉरी वो निकालना पड़ेगा हमको, इमेज निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। 100 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, यानी एक तरीके से ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है, यस सर, तो 100 तो आएगी उसकी ये। इमेज 2f पर बनेगी 100 पर, यानी कि ये कुछ ऐसे जाएगा और कहीं 2f पर इमेज बनेगी इसकी, यानी इसकी जो भी इमेज बन रही होगी वो पॉइंट यहाँ से 100 सेंटीमीटर पीछे होगा। अब इस लेंस जो डाइवर्जिंग है, अगर यहाँ पर जो रे है ये इसको डाइवर्ज करके मिरर के परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर दे, अगर ऐसा कुछ रे डायग्राम बन जाए, और वो तब हो सकता है जो ये वाला पॉइंट है जहां पर कन्वर्जिंग लेंस के रेज कन्वर्ज होना चाहती थी, ये पॉइंट सेकंड लेंस का फोकस हुआ। अगर फर्स्ट लेंस की जो रेज है वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करना चाहती थी, अगर ये पॉइंट सेकंड लेंस के फोकस पर रखा है तो यहाँ से रे पैरेलल में ही जाएगी बाय डेफिनेशन ऑफ द फोकस। फोकस पे ही रखा है, तो ये पॉइंट अगर फोकस है और फोकस आप सॉरी वो स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको, एक मिनट ध्यान नहीं दीजिए। हाँ, ये पॉइंट जहां पर रे की इमेज बन रही है ये 100, और फोकस पे ही रखा भी है एक्चुअल में, क्योंकि ये 100 ये 50, यानी कि ये 50 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिरर को आप चाहे कहीं भी रखो, मिरर को हम किसी भी डिस्टेंस पर रखें, क्या ये डिस्टेंस मैटर करेगा आपको, उसकी बताओ जरा। नो सर। भाई जो पहले वाली लेंस की रे कन्वर्ज होके आ रही है वो सेकंड लेंस के फोकस की तरफ जा रही थी, ये पॉइंट फोकस है। अब आपका प्लेन मिरर पीछे हो चाहे ना हो, आपको सोचिए, मान लो तो पीछे प्लेन मिरर होता ही नहीं, तब भी तो रे डायग्राम तो ऐसे ही बनता है ना इसका, बिकॉज ये पॉइंट फोकस है ना इसका। तो अब हम इसके पीछे कहीं भी प्लेन मिरर रखें, नॉर्मल इंसिडेंस ही मिलेगा आपको, किसी भी डिस्टेंस पर रखोगे ये रे नॉर्मली ही स्ट्राइक करेगी, और जब नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियसली ये सेम पाथ को फॉलो करके वापस आ जाएगी, फिर सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, फिर सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, और जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी जगह जाकर के इमेज बन जाएगी। यानी कि जो x है उसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सीधा सा आंसर इसका ये हुआ, एनी वैल्यू ऑफ x इज अलाउड, उसमें कोई आंसर फिक्स आंसर नहीं बनेगा। तो सर इमेज तो इन्वर्टेड और वर्चुअल जाएगी सर, इमेज इरेक्ट होगी। नहीं वो तो छोड़ो, पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई, उसको ये बता सही रहे आ थे। गया। ठीक है, अब पूछे कि फाइनल इमेज वर्चुअल है, रियल है, क्या है और साइज क्या बनेगा उसका, जब वो सब कुछ रिट्रेस हो रहा है, बताओ। सर वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगी, जब इरेक्ट कर रहा था तो इरेक्ट ही बनी थी। ये कैसे कह रहे हो आप कि फाइनल इमेज इरेक्ट बनेगी, कोई लॉजिक है या वैसे ही आपको लग रहा है? नहीं सर, पाथ पूरा वही रिट्रेस कर रहा है तो हो सकता है इरेक्ट ही वर्चुअल बने। सॉरी भाई इन्वर्टेड। देखो, वर्चुअल, इन्वर्टेड और साइज में क्या बोलेंगे, मतलब मैग्निफिकेशन में। देखो ऐसे देखो ना आप इसमें, अरे यार आप ऐसे सोचो,
पहली बार जब रे इस लेंस के थ्रू गई होगी, फर्स्ट लेंस, पहले आपको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं। फर्स्ट लेंस पे जब रिफ्रैक्शन हुआ जिसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 100 आई और इमेज डिस्टेंस 100 आई, तो मैग्निफिकेशन बाय द फर्स्ट लेंस m1, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं v by u वाला, v is 100, u is -100, so this magnification is -1। अब दूसरे लेंस पर जब गए तो इसके लिए कितना मैग्निफिकेशन होगा? मैग्निफिकेशन ऑफ द सेकंड लेंस निकालते हैं खोजना, m2। मैग्निफिकेशन को हम एक डायरेक्ट फॉर्मूले से भी तो निकालते हैं ना, f/1 f + u वाले फॉर्मूले से या f/1 f - u वाले फॉर्मूले से। सेकंड लेंस का मैग्निफिकेशन कुछ होगा कि नहीं होगा? और v by u करें अगर, मान लीजिए v by u भी लगा, तो सेकंड लेंस पे जो रे आ रही है इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या मानोगे? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट पहले लेंस की इमेज, फर्स्ट लेंस की इमेज। तो और फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो सेकंड लेंस के 50 सेंटीमीटर राइट साइड पर है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +50। लेकिन इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या रखोगे सेकंड लेंस के लिए? क्योंकि इसकी रे तो पैरेलली जा रही है, मतलब इमेज ये इन्फिनिटी पर बनाएगा, तो हम इस पर इन्फिनिटी मान लेते हैं एक तरीके से। जस्ट इमेजिन करिए सेकंड लेंस की इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। फिर हम प्लेन मिरर पे गए, प्लेन मिरर से मैग्निफिकेशन कितनी आएगी? तो प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा 1 आती है, सेम साइज की इमेज बनती है। उसके बाद मिरर से जब लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस इस मिरर पे आई, मिरर से वापस हम इधर आ गए, तो सब कुछ रिवर्स होने लगा, सारी चीजें रिवर्स होने लगी। तो अगर हमारा राइट साइड जाते वक्त इसमें m2 मैग्निफिकेशन आया था, तो जब सब कुछ रिवर्स हो रहा होगा एज इट इज, तो यहाँ पर 1/m2 का मैग्निफिकेशन बनेगा, राइट? क्योंकि जब आप रिवर्स होकर के आओगे तो नाउ इंसिडेंट रे पैरेलल होगी, रिफ्रैक्टेड रे जो होगी उधर चली आएगी। यस सर। तो पहले जाते समय m2 मैग्निफिकेशन, आते समय 1/m2 मैग्निफिकेशन, सिमिलरली जाते समय m1, आते समय 1/m1। और हमने क्या कहा था कि जब कई सारे ऑप्टिकल फिनोमिना हो तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन सबके प्रोडक्ट्स आते हैं, m1 × 1/m1, m2 × 1/m2, m3, ये सारा प्रोडक्ट करके क्या आंसर बनेगा? 1 बन जाएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन ओवरऑल 1 आएगी तो सेम साइज की इमेज बनेगी। देखो अगर आप ना समझ आए तो, और नहीं तो फिर इसके अलावा मैथ है, मैथ लगा करके पूरा बता सकती हूँ। बताओ भाई। और देखो अगर हम इवन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेकर के भी रे डायग्राम बना के दिखाते हैं, सपोज ये ए करके है, तो रे डायग्राम कुछ ऐसे दिखाएंगे। पॉइंट ए से एक रे चली फर्स्ट लेंस पर, जो इसके फोकस से जाएगी, इसका फोकस यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर पे, अगर हम प्रॉपर रे डायग्राम बने। दूसरी रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से दिखाएंगे। और रिकॉल करिए इसमें क्या करते हैं, जब इस तरीके के डायग्राम्स बनाते हैं तो हम इमेज फॉर्मेशन, मतलब अगर हम प्रॉपर मेथड को फॉलो करें, हमारे हिसाब से ऐसे तो करते हैं यार, ये वाली रे सीधे ले जाते हैं और वो वाली रे नीचे लाते हैं, दोनों को मिला देते हैं कहीं पर जाकर के, अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो। यस सर। तो एक डायग्राम सही से बन नहीं पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा ऐसे करें कि वो मिले तो जाकर के कहीं। चलो अभी मिला देंगे इनको। तो ये एक्स से पीछे जाकर के किसी पॉइंट पर ऐसे मिलते हैं, पता नहीं स्क्रीन भी कवर होगा कि नहीं। हाँ ऐसे कुछ होता है, और यहाँ कहीं पर जाकर के एक इमेज बनती है हमारी ए डैश बी डैश 100 सेंटीमीटर पीछे। यही वो डिस्टेंस आता है जो 100 रहता है आपका पूरा।
अब जो ये जो रेज आई है पहले लेंस के थ्रू जो रेज आई है, ये रेज दूसरे लेंस पर गई। सेकंड वाला लेंस इनकी इमेजेस बनाएगा। सेकंड वाला लेंस इनकी जो इमेजेस बनाएगा वो कैसे बनाएगा? सेकंड वाले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो 50 सेंटीमीटर पे। सेकंड लेंस के लिए जब हम इमेज बनाना स्टार्ट करेंगे, देखो कैसे होगा। फॉर द सेकंड लेंस, फॉर दिस सेकंड लेंस 1/v माइनस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट a डैश b डैश है, इससे 50 सेंटीमीटर आगे की तरफ, तो 50 प्लस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट, और इक्वल टू फोकल लेंथ 1/ फोकल लेंथ फॉर द सेकंड लेंस -50, इससे v इनफाइनाइट आ जाएगा। जिसका क्या v इनफाइनाइट आने का क्या मतलब हो गया? v इनफिनिटी मतलब ये जो रे यहाँ पर आई थी वो सेकंड लेंस के बाद बिल्कुल पैरेलली ऐसे चली जाएगी, ये मतलब होगा इनफाइनाइट का। अब जब रिवर्स करेंगे तो क्या फिनोमेना होगा? सब कुछ रिवर्स। रिवर्स वाला भी बनाया है डायग्राम, या आपको यहाँ का कुछ आया, वो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर आ गया सर। तो कैसी इमेज बनाओगे? मतलब फाइनल इमेज कितने साइज की बनेगी और क्या बनेगी? फाइनल इमेज तो बनेगी नहीं क्योंकि पैरेलल हो जाएगा फिर, तो फिर मिरर से वापस रिफ्लेक्शन होगा लेंस 2 में, उससे वही इमेज बन जाएगी जो लेंस 1 की इमेज बनी थी, और फिर लेंस 1 की जो इमेज पहले बनी थी उसकी ऑब्जेक्ट बन जाएगी और फिर सीधे ए बी पे आ तो जाएगी। सेम साइज ही बनेगा, मतलब ये बात आ रही समझ में कि नहीं? सेम साइज वाला कंसेप्ट। यस। और रियल होगा कि वर्चुअल होगा? रियल। रियली होगा। क्योंकि जब रेज रिट्रेस कर जाएंगी, वापस लौटेंगी, तो वापस लौट करके वो रेज इस पॉइंट पर रियल इंटरसेक्शन प्रोवाइड करेंगे आपको। और वैसे भी सीधा सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अल्टीमेटली ये पूरा सिस्टम एज अ मिरर काम करेगा या एज अ लेंस काम करेगा? कंप्लीट सिस्टम, दो लेंस और पीछे मिरर। 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 ओवरऑल द एंटायर सिस्टम इज वर्किंग लाइक अ मिरर। और मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज जब सेम साइड पर होते हैं तो नेचर ऑफ इमेज किस तरीके का होता है बताएं? हमने क्लास के अंदर भी कहा था, ड्रेसिंग मिरर का एग्जांपल हमेशा दिया है कि ड्रेसिंग मिरर में इमेज जो होती है वो मिरर के पीछे होती है, लेकिन वो वर्चुअल है, मिरर के पीछे कोई नहीं है एक्चुअली। तो मिरर्स में अपोजिट साइड वाली इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, लेकिन अगर सेम साइड पर कोई इमेज बनती है, जिधर ऑब्जेक्ट है अगर उधर ही इमेज आ रही है किसी मिरर में, तो वो रियल होनी चाहिए। तो क्योंकि ये पूरा सिस्टम एज अ मिरर काम कर रहा है, जिसकी इमेज वहीं पर बन रही है जहां पर ऑब्जेक्ट है, तो ये रियल इमेज का पार्ट होगा। ठीक है, बोलो। यस सर। हाँ, मतलब कुल मिलाकर ये मिरर अपने नॉर्मल कंडीशन से अपोजिट काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था भाई। आप नॉर्मली मिरर्स में बोलते हो कि किसी भी मिरर में ऑब्जेक्ट इधर होता है तो पीछे इमेज बनती है, सेम साइज की इरेक्ट इमेज पीछे बनती है अगर प्लेन मिरर है तो। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, बट यहाँ पर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड और होगा। इन्वर्टेड भी होगी, राइट। अपोजिट करना है आपको, मिरर के जस्ट अपोजिट चलना है आपको। तो ये कह सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हमेशा एक में सुन, एक में क्या बोलो? रियल ऑब्जेक्ट की रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती मिरर वाले केस में। है, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन लेंस और मिरर।
हाँ ये कह सकते हो, हाँ ये कह सकते हो। सर हम्म, सर इसमें ये नहीं समझ रहा कि सर मतलब इमेज इन्वर्टेड क्यों हुई, मतलब इरेक्ट क्यों नहीं हुई? ए पॉइंट की इमेज ए पे बन रही है और बी पॉइंट की बी पे बन रही है, तो इमेज तो इरेक्ट होगा ना। नहीं देखो एक्चुअली क्या होगा हम आपको बता दें, ये इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट ये है, डायग्राम समझने में दिक्कत हो रही है, वो समझा देता हूँ आपको अच्छे से। अभी थोड़ा सा पीछे से मिरर को हटाते हैं, मिरर हटाइए अभी आप, है ना, उसके बाद समझो। मैंने कहा वो रे यहाँ से प्रॉपर बन नहीं रही है, तो बनेगी तो स्क्रीन कवर नहीं होगी पूरी, कुछ दिमाग लगा है इसमें। ये बताओ, जो ये जो रेज आ रही है, थोड़ा सा ना ऐसे समझो, इसको भी हटाओ। अब आप मुझे सिर्फ एक बार बताओ, अगर सिर्फ ये लेंस होता तो रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, मुझे सिर्फ ये बताएं। सबको छोड़ दो आप, सिर्फ पहला लेंस है हमारे पास, इसके लिए तो वी पॉजिटिव आ रहा था ना भाई, 100 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हमने, ये सभी 100 आ रहा था। वी इसका 100 आ रहा था, इसका मतलब ये हुआ, सीधा सा मतलब है कि ये दोनों रेज कन्वर्ज हो रही होंगी। इसको थोड़ा सा रुको, कन्वर्स करके दिखा देते हैं आपको। मतलब यहाँ कहीं पर रेल आते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ, अब तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम विजिबिलिटी में आ जाएगा। ये दोनों रेज आगे जाकर के ऐसे कुछ कन्वर्स होती, बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। चलो अब यहाँ तक ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, ये इसका इमेज फॉर्मेशन है यहाँ पर, पर ये सब कुछ तब होता जब इसके पीछे कोई लेंस ना होती। अभी हम लोगों ने क्या किया, और ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर था, लेकिन क्योंकि हमने इसके पीछे डाइवर्जिंग लेंस रखी है 50 सेंटीमीटर पे, तो जो इसके पीछे 50 सेंटीमीटर पे डाइवर्जिंग लेंस रखी होगी यहाँ पर, इसके जस्ट पीछे हमने यहाँ पर मान लो 50 सेंटीमीटर पे एक डाइवर्जिंग लेंस रखा, तो ये ऑब्वियस है कि ये वाले रेज अब आगे एज इट इज नहीं जा पाएंगी, मतलब इनको हम डॉटेड करके दिखा देते हैं, क्योंकि और ये इमेज भी अब प्रॉपरली बनेगी ही नहीं, बट फिर भी हम ए डैश बी डैश को एज ऑब्जेक्ट मान लेंगे फॉर द डाइवर्जिंग लेंस। अब ये लेंस इनको डाइवर्ज करेगा इस तरीके से कि इमेज इन्फिनिटी पर बने। यस सर। ठीक है, एक चीज नोटिस करना है, एक चीज क्या हुआ था, डाइवर्जिंग लेंस का, देखिए कन्वर्जिंग लेंस की जो ये पैरेलल वाली रे है, ये कन्वर्जिंग लेंस के फोकस से पास होनी चाहिए, मतलब ये रे यहाँ पर कन्वर्ज करने के बाद कन्वर्जिंग लेंस के फोकस से जाना चाहिए। और एक्चुअल में डेटा कुछ इस तरीके से है कि कन्वर्जिंग लेंस का फोकस डाइवर्जिंग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे नहीं, यस सर। Yes. कन्वर्जिंग लेंस की फोकस पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर है ऑफ डाइवर्जिंग लेंस, तो यानी ये वाली रे तो अनडेविएटेड नीचे जाएगी ना। यस सर। और हम कह रहे हैं कि इमेज इन्फिनिटी पर भी बन रही है, तो इसका मतलब ये जो पहले वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आ रही है, ये सेकंड लेंस पर जाकर के जब डाइवर्ज करेगी, तो उसका डाइवर्जेंस कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो रे आ रही है, मतलब फर्स्ट लेंस से जो ये रे जा रही है सेकंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए अनडेविएटेड है, इसी के पैरेलल यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, यस सर। और तभी ये दोनों रेज कभी मीट आउट करेंगी ही नहीं, ये दोनों रेज कहीं नहीं मिलेंगी जाकर के, और इसीलिए हम कहेंगे कि सेकंड लेंस की इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। यस सर। यहां तक बात समझ में आई है? यस सर। बाकी लोग बोले यहां तक बात समझ में आ रही? यस यस सर। अब ये रेज ऐसे गई, अब हमने क्या कहा, इसके पीछे हमने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है,
अब जो ये मिरर रखा है आपने, यहाँ पर कुछ इस तरीके की रेज आई, कुछ ऐसे रेज आई। अब सिचुएशन क्या बनेगी देखिए, ये मतलब एक तरीके से हमारे मिरर पर पैरेलल रेज आ रही है, मिरर पर पैरेलल रेज। तो प्रॉपर रे डायग्राम, अब देखो लेंस हो गया छोटा हमारा, एक्चुअली रेस बड़ा करने के चक्कर में लेंस हो गया छोटा, तो ये जो मिरर है ये इन रेस को वापस ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा। समझ पा रहे कि नहीं इसको, देखिए। यस सर। ठीक, अब यही वाला लेंस हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब सेम लेंस है बट क्योंकि छोटा हो गया तो फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये जो रेज आ रही है ये इस लेंस पर पैरेलल ही तो आ रही है ना, ये रेज पैरेलल ही आ रही है। बोलो भाई, ये Yes, दोनों रेज पैरेलल ही इसके Yes, ऊपर sir. इसमें, तो अब ये फिर इमेज बनाएगा। एक्चुअली हमारी कंफ्यूजन क्यों है बता रहा हूँ, हम लोग ऐसा कुछ पढ़ते हैं कि अगर हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रेज ले जाते हैं, रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो जाकर के एक पॉइंट इमेज कंस्ट्रक्ट करते हैं एग्जैक्टली फोकस पे, अगर कन्वर्जिंग लेंस है मान लीजिए। बट जब हम टेलीस्कोप वगैरह के डायग्राम पढ़ रहे होते हैं तो याद करिए, जब आप एक्सिस से टिल्टेड फॉर्म में आते हो, मतलब रेज आर पैरेलल बट नॉन पैरेलल टू द एक्सिस, रेज तो आपस में पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो ये वाली रेज डाइवर्ज या कन्वर्ज जो भी होगा, मान लो डाइवर्ज, मान लो कन्वर्ज ही कर रहा है, तो कन्वर्ज तो होंगे लेकिन फोकल प्लेन में कन्वर्ज होते हैं, फोकस के ऊपर कन्वर्ज नहीं करते। ये शायद आपको बताया गया हो कई बार। अगर रेज और एक्सिस सब पैरेलल हैं तो कन्वर्जेंस विल बी ऑन द एक्सिस फोकस, बट रेज आर पैरेलल बट नॉट पैरेलल टू द एक्सिस, देन दे आर कन्वर्ज्ड और डाइवर्ज्ड at a point in the focal plane। यही चीज यहां पे होगी। ये जो रेज हमारी पैरेलल आ रही हैं बिल्कुल, ये अब डाइवर्ज होंगे, ये डाइवर्ज होंगे क्योंकि इसका नेचर, तो ये जब डाइवर्ज होगी इस तरीके से और फिर ये इधर डाइवर्ज हो जाएगी, तो ये जब डाइवर्ज करेंगे तो इनको जब बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे ना, तो इनका पॉइंट जहां से ये डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी आपको, जिस पॉइंट से ये डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी, ये पॉइंट इस लेंस के 50 सेंटीमीटर आगे होगा। थोड़ा सा तुम लोग को समझना पड़ेगा बिकॉज स्क्रीन छोटा होने की वजह से सही से डायग्राम नहीं बन रहे मुझसे। पकड़ पा रहे इस पॉइंट को? बोलो। यस सर। ठीक, आपको खुद दिख रहा होगा कि सब कुछ पलट चुका है। जो चीज मिरर के ऊपर बन रही थी अब वो सब चीज मिरर के नीचे होती जा रही है, और इसके इधर हमने एक और लेंस रखा है। अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट किसको मानेंगे? इसके बाद जो इधर वाला लेंस होगा, ये जो रेज इस लेंस के ऊपर गिरी है, इसके लिए ऑब्जेक्ट किस चीज को मानोगे आप? वो डॉटेड जो पीछे बना है, ये पॉइंट। तो ये इससे 100 सेंटीमीटर पीछे हो गया ना, यस सर। तो फिर इधर 100 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, यस सर। और ये लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाएगी। यस सर, समझ गया। तो ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये लेंस उसको इन्वर्ट करके नीचे एक इमेज बनाएगा उसी प्लेन में जिस प्लेन में ऑब्जेक्ट रखा था हमने। यस सर। अब थोड़ा सा डायग्राम से समझ आया होगा, पूरा प्रॉपर डायग्राम तो नहीं है लेकिन फिर भी टूटा फूटा ही डायग्राम सही। सो अल्टीमेटली मिरर को हम किसी भी डिस्टेंस पर रखेंगे तो ये सेफ चीज आएगी, क्योंकि हमारे लेंसेस का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि पहले के फोकस पर दूसरे के डाइवर्ज दूसरा लेंस है। अब शायद उस क्वेश्चन में एक पार्ट और था, उन्होंने कुछ और कहा था, क्या ये वैसे भी इसमें था या किसमें? एक क्वेश्चन में था, नहीं इसमें नहीं, किसी क्वेश्चन में था यार। अच्छा वो 11th में लिखा था, कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड मैग्नेटिक इंडक्शन चेंजेस। ओके, मुझे लगा इसी में कुछ एक आध पार्ट। खैर क्लियर हो गया आपको? ये बोलो। यस सर।
ठीक है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज की इमेज बनेगी और मिरर को हम किसी भी डिस्टेंस पर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हो गया या कुछ रह गया और उसमें? सब फोर्थ एक बार बता दीजिए। अच्छा, पहले 11th वाले असाइनमेंट में क्या रहा, ऑप्टिक्स उसमें भी था, जिसके आंसर की भेजी गई थी। इसमें वो डेका वेका छोड़ देंगे, हम ऐसे देख रहे हैं। ये डिस्टेंस को हम L1 मान रहे हैं, ये डिस्टेंस है L2, ये L3। इसका वॉल्यूम V1, यहाँ पर एरिया दे रखा है, उसको A1 मान देते हैं। यहाँ का एरिया दे रखा है, उसको A2। ये एरिया देने की जरूरत क्या थी इसकी, पता नहीं। स्टार्टिंग में सब जगह पर प्रेशर P0 है, इधर भी प्रेशर P0 है, इधर भी प्रेशर P0 है। चलो बाकी सब दे रखे हैं, ठीक है। तो एक मिनट, टेम्परेचर भी दे रखा, सॉरी 0 डिग्री, मैंने T0 भी दे रखा। और सब इंसुलेटर हैं, पिस्टन विस्टन सब इंसुलेटर्स हैं। यहाँ से अगर Q अमाउंट ऑफ हीट दिया गया है, मान लेते हैं Q अमाउंट ऑफ हीट, और साथ में एक और इंफॉर्मेशन थी कि पिस्टन 5 सेंटीमीटर राइट साइड गए। तो जब ये 5 सेंटीमीटर राइट साइड जाएगा, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा मान लीजिए, तो ये वाला भी 5 सेंटीमीटर आगे आएगा। सेम प्रोसेस, सबसे राइट वाले पोर्शन में नया वॉल्यूम कितना होगा, राइट सबके का न्यू वॉल्यूम सबसे राइट वाले पोर्शन में, अगर ये 5 सेंटीमीटर यानी कि x मान लें, अगर V1 minus A2x V1 minus A2x तो V1 माइनस A2x इधर का वॉल्यूम, और सब तरफ इंसुलेटर्स हैं, ये भी, यानी कि इस राइट मोस्ट सेगमेंट में कहीं से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो रही है, और एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा, मतलब इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स, इनिशियल टेम्परेचर भी पता है। तो सेम कंसेप्ट एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज करोगे, और मेरे ख्याल से राइट वाले का हम फाइनल प्रेशर भी निकाल सकते हैं और फाइनल टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं यूजिंग एडियाबैटिक रिलेशंस। बोलिए। yes sir।
यस ठीक, राइट। अब मिडिल वाले का देखो, मिडिल वाले में इधर भी पिस्टन ऊपर, सब मिडिल वाला भी एडियाबैटिक है। मिडिल वन ये भी एडियाबैटिक है। इसके लिए फाइनल वॉल्यूम, मिडिल के लिए फाइनल वॉल्यूम, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम पता है मुझे, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम पता है, उसको V2 मान लीजिए। कैसे पता है? क्योंकि ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो ये लेंथ मालूम चल जाएगी और एरिया दे रखा है। यानी कि इस मिडिल वाले का ओरिजिनल वॉल्यूम V2 नोन है, तो इसका जो नया वॉल्यूम आएगा वो लिखेंगे V2। ये वाला पिस्टन, इधर पिस्टन आगे बढ़ रहा है तो प्लस A2x, लेकिन इधर से पिस्टन कंप्रेस भी कर रहा है इसको, तो माइनस A1x, इस मिडिल सेगमेंट का नया वॉल्यूम। और मिडिल सेगमेंट में भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी कहीं से हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज करते हुए हम एक बार फिर से फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर मिडिल सेगमेंट का निकालेंगे। इधर से आप राइट वाले सेगमेंट का निकालोगे, इधर से मिडिल सेगमेंट का निकाल सकते हैं। ना लेफ्ट सेगमेंट पे, सबसे लेफ्ट वाले सेगमेंट की बात करिए, उसके लिए क्या होगा? तो सबसे लेफ्ट सेगमेंट का वॉल्यूम V3 भी हमें पता है लेंथ और एरिया के हिसाब से। इसका नया वॉल्यूम क्या होगा? तो लेफ्ट सेगमेंट की नई वॉल्यूम V3 प्लस ये पिस्टन आगे गया A1x, लेकिन लेफ्ट सेगमेंट में हीट ट्रांसफर की गई है, इसका मतलब ये नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस है। यहाँ तो हम ये दोनों जो निकालेंगे वो एडियाबैटिक प्रोसेस के इक्वेशंस का यूज करते हुए निकालेंगे, लाइक TV टू द पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, PV टू द पावर गामा कांस्टेंट, ये सब यूज करके ये दोनों आएंगे इधर। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस तो हो नहीं रहा है। फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा, बाकी चीजें कैसे आएंगी, मतलब लेफ्ट का फाइनल टेम्परेचर, लेफ्ट का फाइनल प्रेशर, ये कैसे निकालेंगे? P1 equals to P2. नहीं, टेम्परेचर थोड़ी कांस्टेंट है। लेफ्ट के प्रोसेस के बारे में, मिडल और लेफ्ट का प्रेशर सेम ही है। नहीं, बीच में एक कनेक्टिंग रॉड भी है, तो इस रॉड में कुछ टेंशन हो सकती है। बीच में एक रॉड भी तो है ना यहाँ पर। तो क्या करोगे, देखो जो हमारा ये वाला पिस्टन है, लेफ्ट वाला पिस्टन, और ये राइट वाला पिस्टन, लेफ्ट, एक मिनट दिखेगा, लेफ्ट पिस्टन और राइट पिस्टन, और उनके बीच में कोई कनेक्टर है। लेफ्ट पिस्टन की लेफ्ट साइड से एक फोर्स लगेगी, लेफ्ट पिस्टन के लेफ्ट साइड से एक फोर्स आएगी, which will be final pressure in the left part multiplied by area A1. Final pressure in the left part into area A1 will be the force on the left piston. और फाइनल प्रेशर राइट साइड का, फाइनल प्रेशर फ्रॉम द राइट साइड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का जो एरिया होगा, ये इधर से फोर्स आएगी। अगर हम दोनों पिस्टन्स के बीच वाली गैस को एज ए सिस्टम मान लें तो अंदर की फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगी। अगर इसको पूरा एक सिस्टम मान लें तो ये एक इंटरनल फोर्स बनेगी, एक टेंशन इधर लगेगी, एक टेंशन इधर लग जाएगी, कैंसिल आउट कर जाएगी। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इसका मतलब। यस समझ आ रहा है? हमने क्या किया, द गैस बिटवीन द टू पिस्टन्स को एक ब्लॉक के तरीके से मान लिया, और उस ब्लॉक पर एक्सटर्नल फोर्सेस देखे कौन कौन से लग रहे, और उन एक्सटर्नल फोर्सेस को बैलेंस करके निकाल सकते हैं कि इधर की तरफ फाइनल प्रेशर कितना होगा। ब्लॉक जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं वैसा ही मतलब कर रहे हैं। हाँ, वैसा ही कुछ कर लिया हमने इसको। अब इसका मतलब इस मेथड को फॉलो करके फाइनल प्रेशर लेफ्ट का कैलकुलेट हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम लेफ्ट का पता ही है, गैस इक्वेशन P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, उसका यूज करेंगे।
और फाइनल टेम्परेचर भी लेफ्ट साइड पर कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि अब हम हर एक सेगमेंट के फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर सब कुछ निकाल सकते हैं। 2 में एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है और तीसरे में हमने पहले फोर्स बैलेंस करके प्रेशर फाइंड आउट किया एंड देन गैस इक्वेशन लगाई। अब फिर ये वही बात हुई कि हमने कितनी हीट ट्रांसफर की। ये फिर वही हो गया कि क्या ओवरऑल वॉल्यूम में कोई चेंजेस किए जा रहे हैं? No. नहीं। तो फिर से जो अमाउंट ऑफ हीट ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर आएगी वो होगी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी लेफ्ट का, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी मिडिल वाले का और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी राइट वाले का। और ये निकालने के लिए, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला लगाते हो दैट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज nr डेल्टा t अपॉन गामा माइनस 1। गामा निकालने के लिए क्वेश्चन के आखिरी में शायद लाइन लिखी गई है, मतलब सीपीसीबी को दे रखा है इसमें। तो हम कैलकुलेशंस के लिए नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये जरूर बोलेंगे कि इसका प्रोसेस को समझो, क्योंकि जब जेई में ये सब क्वेश्चंस आते हैं तो वो न्यूमेरिकल, वो कैलकुलेशन सिंपल करके पूछते हैं। सिमिलर चीजें पूछी जाती हैं बट सिंपल वे में, कैलकुलेशंस को रिड्यूस करके। बोलो भाई, अगर आ गया हो समझ में भी। Yes. यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो गए इस असाइनमेंट के जो डाउट्स आए होंगे। या है अभी और कोई? कंप्लीट करो इसे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, फोर्थ। ठीक है भाई, चलें, मतलब हो गया, अब रहने इसको। वो वाला क्वेश्चन कौन सा? टाइम अबे तुमसे हमेशा कहते हैं शुरू में बता दिया करो, चुप बैठ जाते हैं। यार